रणनीति बिल्कुल रानी दुर्गावती ने अपनाई थी, लेकिन इस गद्दार ने क्या की, वो जब कड़मंडला से जबलपुर के आसपास जो नरई नाला है वहाँ पे गौर नदी बहती है, नदी में पानी भर जाता है, नदी में एक छोटा सा पुल बना हुआ था। उस गद्दार ने कहा इस पुल को तोड़ दीजिए तो पानी चारों तरफ भर जाएगा और रानी के हाथी जो है उसमें चल नहीं पाएंगे, आप सहज रूप से आक्रमण कर सकते हैं। रानी के मंत्रिमंडल से मंत्रणा हुई, उनको सूचना भी कि रातों रात जो आसिफ खान की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, बोले रात में आक्रमण क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो रानी ने कहा हम लोग धर्म युद्ध करते हैं, हम रात्रि में कभी भी शत्रु पर युद्ध नहीं करेंगे। वो धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उसने प्राणों को त्याग किया। दूसरे दिन जब देखा तो अवाक थी कि पुल टूटा हुआ था, चारों तरफ पानी पानी थे, उसके हाथी जो चारों तरफ घूमने लगे, बिखरने लगे, और ऐसे समय एक तीर जो है उसके बाईं आंख में लगा, एक भुजा में लगा। उसने अपने महावत से कहा, आधार सिंह से कहा कि तुम जो है इस कटार से जो तुम्हारा अंकुश है उससे जो है मेरी हत्या कर दो, मेरा वध कर दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा शरीर जो है वो शत्रुओं के हाथ में लगे। उसने मना कर दिया, महारानी हमसे नहीं हो पाएगा। इतना ही कहा था, उस महारानी वीरांगना ने कटार को लेकर अपने शरीर में, अपने वक्षस्थल में प्रवेशित किया और वहीं धराशायी हो गई और मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके चरणों में अपने पूरे शरीर को रख दिया। वो थी वीरांगना। वीरांगना केवल इसलिए नहीं थी वीरांगना जो वीरोचित काम करती थी, उसकी प्रजा इतनी अच्छी थी, प्रजा की सुरक्षा के लिए काम करती थी। उसका लोहे के तलवार बनाने के ऐसे कल कारखाने थे, पूरे भारतवर्ष में विश्व में प्रसिद्ध हुआ करते थे। उसकी कर प्रणाली इस प्रकार की थी, कर प्रणाली के अंतर्गत लोग स्वतः कर देते थे और कर देते थे हाथी और स्वर्ण मुद्राओं में कर उसको प्रदान करते थे, कोई जीएसटी नहीं, वो प्रदान किया करते थे। उसकी कृषि बहुत विकसित थी। उसने जल प्रबंधन ऐसा किया था, जिस क्षेत्र से हम नागिन जी आते हैं जबलपुर में 52 ताल थे, 52 ताल में सारे तालों का नामकरण उसने, कभी चेरी के नाम पर, कभी हाथी के नाम पर, कभी आधार सिंह के नाम पर, कभी अपने नाम, ऐसे नाम किए थे उसने। और इस प्रकार जल प्रबंधन था, जलों की टोपोलॉजी इस प्रकार से बनाई थी कि ऊपर जल भर जाएगा तालाब में, उसके बाद दूसरे तालाब में, उसके तीसरे तालाब में, चौथे तालाब में, ऐसे आएगा। वो उसकी कुशल राजनीति थी, जो अच्छी प्रशासक थी, अच्छी विदुषी थी। उसने भारतवर्ष के श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाया था अपने पास में, विद्वानों को, विट्ठल दास जी को बुलाया था, उनसे उसने शिक्षा ली थी। उसकी आध्यात्मिकता, उससे शिक्षा उसे प्राप्त होती है। इस सारी चीजें लेकर के रानी दुर्गावती के बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। आज हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, आज हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। किस विमेन एम्पावरमेंट बात करते हैं? वो रानी दुर्गावती जिसकी सेना की टुकड़ी ही सारी महिलाओं की थी, स्त्रियों की ही सेना की टुकड़ी थी, वो लीड करती थी, खुद भी लीड करती थी, उसने उसे किसी प्रकार की परवाह नहीं थी। वो रानी दुर्गावती थी। मेरा एक निवेदन और है, मेरी एक गाय पुत्र से, कि इतिहास किसको हम कहें, रानी दुर्गावती के साथ में, चाहे भगवान बिरसा मुंडा के साथ में, या जनजाति समूहों के साथ में, इतिहासकारों ने बहुत अन्याय किया है, साहित्यकारों ने भी अन्याय किया है। साहित्यकार जिस प्रकार से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लेकर पृथ्वीराज चौहान को अमर कर दिया, जिस प्रकार से श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लेकर राणा प्रताप को अमर कर दिया, और जिस प्रकार से भूषण ने शिवा और छत्रसाल को अमर कर दिया, जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखकर के रानी लक्ष्मीबाई को अमर कर दिया, इस प्रकार की रचना न रानी दुर्गावती पर लिखी गई और न लिखी गई भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर। हो सकता है कोई पूर्वाग्रह रहा हो, लेकिन पूर्वाग्रह किसका नहीं था, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इतिहास, कौन सा इतिहास जो किसी इतिहासकार की कलम का मोहताज हो, वो इतिहास नहीं हुआ करता है। जो इतिहास किसी साहित्यकार की कलम का मोहताज हो, इतिहास नहीं हुआ करता। इतिहास वो होता है जो हमारा समाज अपने कलेजे में छिपा करके रखता है, जब आवश्यकता होती है उसको उजागर करता है, वो इतिहास होता है। जो इतिहास समाज के हृदय में स्थान न बना सके, वो इतिहास नहीं हुआ। इतिहास वो होता है जो समाज अपने अंतःकरण में पीढ़ी दर पीढ़ी, उत्तराधिकार से उत्तराधिकार के बाद में जीवित और जीवंत रखता है। इसका उदाहरण बताता हूँ। जब मैं हिमाचल से आया जबलपुर में, तो रानी दुर्गावती शोध संस्थान बनाने की परिकल्पना हुई। हमारे अभिनव